हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विद्या। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये अकाउंट्स के बारे में है कि अकाउंट्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। In 1941, the American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) has defined accounting as the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. तो ये जो डेफिनेशन है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जिसको AICPA बोलते हैं उन्होंने दी है। और ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। इसके अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। दैट मीन्स कि जो भी डेटा हमें प्रोवाइडेड होता है हमारी कंपनी के बारे में उसे रिकॉर्ड किया जाता है, उस डेटा को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाइंग इन द सेंस कि जो जिस भी डिपार्टमेंट से वो डेटा बिलोंग करता है, जैसे कि वो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, पर्सनल अकाउंट से या फिर नॉमिनल अकाउंट से, तो उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट कम्स समराइजिंग। अब समराइजिंग किस तरीके से, जैसे कि अपन एग्जांपल ले कि एक क्रेडिटर से हमने पैसे लिए और फिर उसकी जो आधी पेमेंट हमने शेयर्स के थ्रू की और आधी पेमेंट हमने कैश में की, तो इस इतने बड़े ट्रांजैक्शन को हम एक जर्नल एंट्री के थ्रू पूरा शो कर सकते हैं, तो इसको समराइजिंग बोलते हैं। जो भी हमने देखा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, तो इसको एक सिग्निफिकेंट मैनर में करना ज़रूरी है, जिसके लिए हमें प्रिंसिपल्स और प्रोवाइडेड है, गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है, तो हमें उन्हीं के बेसिस पे ही इनको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज़ भी करना है। और साथ ही में ये भी देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मनी रिलेटेड ही होने चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद में हमें हमारा जो रिज़ल्ट है उसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेटिंग द रिज़ल्ट देयरऑफ का मतलब ये है कि हमें पता करना है ये सारे ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा लॉस है, प्रॉफिट है, या फिर जो भी हमें रिसीव हुआ है उसके बारे में हमें इंटरप्रेट करना है। However, with greater economic development resulting in changing role of accounting, its scope became broader. इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते जा रहे हैं उसी तरीके से जो अकाउंटिंग की जो नीड है वो भी कंट्री में बढ़ती जा रही है, और उसकी जो गाइडलाइंस है और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस लाए जा रहे हैं। Accounting can therefore be defined as the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information. Now, let us understand these underlying terms in details. Identification, measurement, recording, and communication. Identification. It means determining what transactions or events are to be recorded. It involves observing activities and selecting those events that are of financial character and related to the organization. For example, changes in managerial policies or appointment of personnel are not recorded in books of account. However, when an organization makes a sale or purchase, whether in cash or on credit, it is recorded in the books of account. सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो मनी से रिलेटेड है तब ही उसको रिकॉर्ड करना है, वरना वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। नाउ मेजरमेंट. It means quantification, including estimates of business transactions into financial terms by using monetary units, rupees and paise, as a measuring unit. If an event cannot be quantified in monetary terms, it is not recorded in financial account. That's why change in managerial policies or appointment of personnel are not recorded in the books of account. ओके, तो किसी भी ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले उसे मेजर करना है रुपीज़ में एंड पैसे में। सपोज़ कोई एक पेन है जिसका अमाउंट है 5 रुपीज़, तो उसकी एंट्री अलग से नहीं बनाएंगे, उसको स्टेशनरी के अंडर में ही उसकी एंट्री बनेगी। बट जैसे कि कोई मशीनरी परचेज़ हुई है जिसका अमाउंट भी हाई है, तो उसकी एंट्री हम अलग से दिखाएंगे। Now, recording. After identification and measurement of the economic events, they are recorded in books of account in monetary terms and in a chronological order.
आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट के बाद में जो भी ट्रांजैक्शंस है उन्हें रिकॉर्ड करेंगे और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि जब ये इवेंट या जो ट्रांजैक्शन वो हुआ है उसी ऑर्डर में, उस डेट के ऑर्डर में ही उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। Now, next is communication. The economic events are identified, measured, and recorded in order so as to generate the pertinent, that is, relevant information, which is later on communicated in a certain form to management and the other internal and external users. These information is regularly communicated through accounting reports. Reports can be daily, weekly, monthly or quarterly depending upon the needs of the users. तो जो भी इवेंट अभी तक हुए हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके, मेजर करके रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इन सब की एक अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर उसे जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूज़र्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। ये रिपोर्ट मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है यूज़र्स पे कि उन्हें किस बेसिस पे रिपोर्ट चाहिए। Now, next is economic events. An economic event is known as a happening of consequence to a business organization which consists of transactions and which are measurable in monetary terms. For example, purchase of machinery, installing and keeping it ready for manufacturing is an event which comprise of transactions such as buying a machine, transportation of machine, site preparation for installation of a machine, expenditure incurred on its installation and trial runs. इकोनॉमिक इवेंट्स उन इवेंट्स से रिलेटेड होता है जहाँ पे मनी से रिलेटेड कोई भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक कंपनी के अंदर, जैसे मशीनरी को परचेज़ करना या फिर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना। ये जो सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये इकोनॉमिक इवेंट्स के अंडर में काउंट होते हैं। Now, next is external event. An economic event involving transactions between an outsider and an organization, for example, purchase of materials from suppliers. जो भी ट्रांजैक्शंस एक कंपनी और किसी आउटसाइडर के बीच में होते हैं वो एक्सटर्नल इवेंट्स के अंडर फॉल होते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल इवेंट्स. An economic event involving transactions between the internal wings of an enterprise. For example, supply of raw material by the store department to the manufacturing department. कंपनी के अंदर ही जब कोई इवेंट हैपन होता है तो वो एक इंटरनल इवेंट होता है, जैसे कि गोडाउन से रॉ मटेरियल लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचाना, तो ये एक इंटरनल इवेंट के अंडर में आता है। Now, next is organization. It refers to a business enterprise, whether for profit or non-profit motive. It can be a sole proprietary concern, partnership firm, cooperative society, company, local authority, municipal corporation or any other association of person. कोई भी जो बिजनेस एंटिटी है जो कि चाहे प्रॉफिट से रिलेटेड हो या फिर नॉन प्रॉफिट मोटिव से बनाई गई हो, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। Now, next is interested users of information. Users need financial information in order to make important decisions. These users are divided into two broad categories. Internal users includes chief executive officers, vice president, business unit managers, line superiors, etc. External users include investors, that is shareholders, creditors, that is lenders, tax authorities, regulatory agencies like SEBI, etc. तो इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो होते हैं जिनको हमारी कंपनी के जो अकाउंटिंग रिपोर्ट है उनको देख के एक अपना डिसीजन प्रोवाइड करना होता है। तो उनके अंडर में दो यूज़र्स होते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूज़र। तो इंटरनल यूज़र्स तो वही लोग होते हैं जो हमारी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, एक्सेट्रा। तो इन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि ये किस तरीके से अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकें या फिर ये आइडेंटिफाई कर सके कि कंपनी प्रॉफिट
अर्न कर रही है या फिर किसी लॉसेस के अंदर जा रही है, या जो भी इसके अंदर ग्रीवांसेस है या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में हो इसलिए। और जो एक्सटर्नल यूज़र्स है वो इसलिए चाहते हैं ताकि उन्हें पता चले कि अगर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें कोई लॉस तो नहीं होगा। और जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि उन्हें ये पता रहे कि जो हम लोग टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर नहीं। Now let us look at some of the reasons regarding why do the users want accounting information. सबसे पहले है owners and shareholders to see whether they are getting a satisfactory returns on their investment and to assess the financial health of their company or business. ओनर्स और शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो लोग पता लगा सके कि उन्हें सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और जो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जैसे कि मतलब कि कोई लॉसेस तो नहीं है या फिर कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, उसको वो फिक्स कर सके। Now next is directors and managers to compare the financial analysis of their company with the industry figures in order to ascertain the company's strength and weaknesses and to ensure that the money invested in the company is generating an adequate return in order to pay its debts and remain solvent. डायरेक्टर और मैनेजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो अपनी कंपनी को दूसरी इंडस्ट्रियल फिगर्स से कंपेयर कर सके और एनालाइज कर सके कि ये कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है, और ऑल्सो वो ये भी पता लगा सके कि जो मनी उन लोगों ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट की है तो क्या वो एक अच्छा रिटर्न उन्हें प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो जो अब कंपनी के डेट्स है वो पे कर सके और अपने आप को सॉल्वेंट बनाए रख सके। Now next is creditors. Look particularly at the liquidity, which is the ability of the organization to pay its debts as they became due. क्रेडिटर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए रखते हैं ताकि वो जो कंपनी की लिक्विडिटी है उस पर अपनी नज़र रख सके। लिक्विडिटी मतलब कि एक कंपनी की वो क्षमता जिसके थ्रू वो अपने डेट्स को पे कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स to assess whether or not to invest their money in the company or organization. इन्वेस्टर्स को अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो लोग पता लगा सके कि जो कंपनी है जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उन्हें वापस रिटर्न देगी या फिर नहीं। Now next is government and regulatory agencies like registrar of the companies, custom department, SEBI require information for the payment of various taxes and also to satisfy the legal obligations imposed by the Companies Act 2013 and SEBI from time to time. गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज़ को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि कंपनी जो है वो अपना टैक्स टाइम टू टाइम पे कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और ऑल्सो वो ये भी पता लगाना चाहती है कि जो कंपनी के ऊपर जो इम्पोज्ड जो रेगुलेशंस है जो कि एक कंपनीज एक्ट ने लगाई है और जो सेबी ने जो रेगुलेशंस लगाई है कंपनी के ऊपर वो टाइम टू टाइम फुलफिल हो रही है या फिर नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।